हेलो एवरीवन। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। उसके आगे के सवालों को देखने वाले हैं इस वीडियो में पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। आप सभी ने पढ़े होंगे। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के यही 2 घटक होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। सामान्यतः वाक्यों के भेद किस आधार पर किए गए हैं? रचना और अर्थ के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रचना और अर्थ के आधार पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक, ये सारे के सारे मिलाकर कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं अर्थ के आधार पर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इसको सिंपली ये तो आप याद ही रखना कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, छी कितनी गंदगी है वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये हमें बताना है। यह किस टाइप का वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने से पता लग गया होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। देखो, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। आज्ञा दी जा रही है कि फाइल को प्रबंधक तक पहुंचाओ, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या कर लेंगे हम? आज्ञावाचक कर लेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे? देखो, जो शब्द होते हैं 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी में हमें समुच्चय बोधक दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? अब देखो, पढ़ने से आपको पता चल लिया होगा। देखो, चारों के चार को पढ़ो। दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। नारायण धनी है परंतु कंजूस है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। सीधे सीधे देखने से क्या लगा यहाँ पर आपको? संयुक्त कौन है? नारायण धनी है, बीच में भी आ गया परंतु कंजूस है, इस टाइप का होगा वाक्य, ठीक है ना? तो यही हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें है नारायण धनी है परंतु कंजूस है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब आपको बताना है संयुक्त वाक्य। अभी हमने कौन सा बताया था? संयुक्त वाक्य बताया था ना, सी वाला राइट कर दिया। दूसरे में भी हमें इसी टाइप का पता करना है। आप सभी को पता होगा परंतु आए और आए, वहाँ पर क्या आ जाता है? संयुक्त वाक्य आ जाता है। तो इसको पढ़ो फिर। देखो, सिंपली हम एक को दिखेगा, उसने खाना खाया और सो गया। क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है इस टाइप का कोई वाक्य, बाकी में हमें नहीं दिखता। देखो, वह खाना खाकर सो गया, ये तो नहीं होगा। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, इसमें भी नहीं दिखता कोई संयुक्त वाक्य। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, ये इस टाइप के भी संयुक्त वाक्य नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य सीधे सीधे देखने से लगेगा उसने खाना खाया और सो गया। इसको राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य है। देखो, जिसमें रेखांकन किया गया है यानी हुसैन का बनाया हुआ है, यह क्या है हमें बताना है। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर प्रधान उपवाक्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और राइट ऑप्शन आपको बताना है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। हुसैन का बनाया हुआ है यानी ऑप्शन नंबर बी में हमें इस टाइप का दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, मित्रों को काटकर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है। देखो, मित्रों को काटकर केक खिलाओ, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसमें कैसी अशुद्धि है वो हमें बताना है। वचन संबंधी है, पदक्रम संबंधी है, लिंग संबंधी है या फिर संज्ञा संबंधी है। इसमें है पदक्रम संबंधी अशुद्धि। देखो, केक काटकर मित्रों को खिलाओ, ये वाला कहाँ आना था? ये केक काटकर मित्रों को खिलाओ, तो आगे पीछे हुआ है ना, तो किस में गलती है? पदक्रम में गलती है। तो ये वाला गलत है। इसमें क्या गलती है? पदक्रम में गलती है। पदक्रम में गलती का मतलब होता है जो आगे आना था पीछे लिख दिया, पीछे आना था आगे लिख दिया। सीधे तरीके से ऐसे हम समझ सकते हैं। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलो शुद्ध देख लेते हैं। मुझे भारी प्यास लगी है, ऐसा तो नहीं होता, ये तो दिखने से भी लग गया। उसने गालियाँ निकाली, ऐसा भी नहीं होता।
हमें सावधानी लेनी होगी या मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं है, तो कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। इस टाइप के वाक्यों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने से भी, बोलने से भी क्या लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी को ही राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? अब देखो, इसको पढ़ो और शुद्ध वाक्य ढूंढो। भैंस का ताकतवर दूध होता है, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। ताकतवर भैंस का दूध होता है, ये तो नहीं लग रहा है, इसको तो ऐसे गलत कर देता हूँ। भैंस का दूध ताकतवर होता है, भैंस का होता है ताकतवर दूध, सी वाला भी नहीं लगता। देखो, ये तो सिंपल सा था, हमें पता चल गया कौन सा, भैंस का दूध ताकतवर होता है। ऑप्शन नंबर बी में कोई गलती नहीं दिखती, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? बताओ फिर आप लोग। पीपर पात सरिसमन डोला, रूपक, उपमा, अनुप्रास या फिर यमक, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दिखता है हमें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। निम्न पंक्तियों में अलंकार है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। इसमें भी चार ऑप्शन आपको बताए जाएंगे, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर अन्योक्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। जो इसका पार्ट 1 था हिंदी का, उसमें हमने 1 से 50 तक के सवालों को देखा था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, तो इस वीडियो के बाद मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जैसे जाकर आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी उसका मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर पहली वाली 1 से 50 तक के क्वेश्चन आप लोग देख लेना, उसके बाद इसको भी कवर कर लेना। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निर्गुण उपासक कवि हैं। निर्गुण उपासक कवि कौन है? सूरदास, केशवदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन कौन सा लगाओगे? कबीरदास। कबीरदास जी हैं निर्गुण उपासक कवि। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? पद्मावत के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। यूके ट्रिपल एस भी इसको रिपीट करता आया है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जो तुलसीदास की नहीं है वो हमें बताना है। देखो, जानकी मंगल तो है, रामाज्ञा प्रश्न भी है, पार्वती मंगल भी है, तो 3 तो हमें पता है कि है, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। साथ में बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रामचरितमानस की भाषा है, अब बताओ फिर रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रज भाषा आपको सही नहीं करना है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, रामचरितमानस की शैली कैसी है? बताओ फिर आप लोग। मुक्तक शैली, वर्णनात्मक शैली, प्रबंध शैली या फिर परिमार्जित शैली। रामचरितमानस की शैली कैसी है? प्रबंध शैली है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप एक अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट भी करते रहा करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नई तरीके से पूछ लिए जाते हैं। यही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले देखा भी नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या किया करो, अपनी नोटबुक में एक जगह नोट कर लिया करो बाद में, ताकि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और जल्दी से यहाँ से याद भी आपको हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या कर लिया करो, आप लोग नोट करते रहा करो, जो आपको अलग से स्पेशल टाइप के लगते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है? बताओ फिर, किस भाव की थी? दास भाव, पति भाव, स्वामी भाव या फिर सका भाव। जो सूरदास की भक्ति थी वह किस टाइप की थी, किस भाव की थी? सका भाव भक्ति। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? सूर सागर में है भ्रमर गीत का प्रसंग। भ्रमर गीत का प्रसंग कहाँ है? सूर सागर में है। इसको राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? सूर सागर है। तीनों तो ऑप्शन नहीं करोगे ना, कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर सी वाला ही राइट करोगे। इसी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बताओ फिर। रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीर। बाल चित्रण में चारों में से कौन से कवि श्रेष्ठ हैं? सूरदास जी। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है। बताओ।
जो रीतिकालीन कवि हैं उनका मुख्य विषय क्या होता होगा? नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण, ये इनका मुख्य विषय होता है रीतिकालीन कवियों का। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें राइट दिखता है, इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है बिहारी सतसई के रचिता कौन है? बताओ फिर, बिहारी सतसई इसके रचिता कौन है? आपको बताना है बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, निम्न में से कौन मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्ति हुआ था, कृष्ण भक्ति में लीन थे, वो आपको बताना है। बताओ फिर, कौन से ऐसे कवि थे जो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे, ये आपको पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन को भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता आया है, शायद आपके आगामी परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाए। तो वह कवि थे रसखान। रसखान ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है, तो रसखान राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? खड़ी बोली की रचना है साकेत। ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल। छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, जयशंकर प्रसाद या फिर मीराबाई। जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं कौन आ जाएंगे चारों में से? जयशंकर प्रसाद आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, कामायनी के रचयिता कौन है? आप लोगों को बताओ फिर जल्दी से। सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद, कौन है कामायनी के रचयिता? चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दिया मैंने आपको अगर आपको आता है तो जल्दी से आप लोग क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। अगर आप में से किसी को भी पता है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो उसका राइट ऑप्शन आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैं बहुत से सवाल ऐसे आपको कमेंट में देता रहता हूँ, एक भी बार ऐसा नहीं होता कि आप लोग उसका गलत आंसर मुझे बताते हैं, इससे मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, बादल राग कविता के रचयिता कौन है? अब बताओ, बादल राग कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बादल राग किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति के चतुर चित्तेरे कवि कौन है? बताओ फिर, प्रकृति के चतुर चित्तेरे कवि। जितने भी ये क्वेश्चन है नई टाइप के आपको दिखते हैं, इनको आपको याद कर लेना है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपने सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविताएं पढ़ी होंगी उसमें प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से लोग डिस्क्राइब करते हैं ये, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रकृति के चतुर चित्तेरे कवि, सुमित्रा नंदन पंत। देखो यहाँ पर तक हम क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। अगले में हमसे कुछ और पूछा जाता है, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है? नागार्जुन है, ये आपको याद रखना है। देखो, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। अगला सवाल, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? बताओ, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गोपाल दास, हुल्लड़ मुरादाबादी, हरिवंश राय बच्चन या फिर दुष्यंत कुमार। किसने शुरू किया था? दुष्यंत कुमार ने। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? हास्य रस का कौन सा कवि नहीं हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर हास्य रस के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बहुत जगह रिपीटेड हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आप लोग यहीं पर याद कर लो। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, दूसरा देखो, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं और यही हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसका पार्ट ए में लाया था, मैंने कहा था पार्ट 2 को मैं जल्द लाऊंगा, तो इसलिए मैंने पार्ट 2 पर भी जल्दी से वीडियो बना दी। पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी जो बेसिक हिंदी होते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद जो थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, उसको हमने 51 के बाद आज देखा है। पहली वाली भी देख लेना और इस वाली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो आपको बताना ही बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ क्या कर दिया करो, 1-2 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।